प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ हो चुका हूं तैयार एग्जाम दर्शन में। आप सभी शुद्धि श्रोताओं का नमस्कार। कैसे आप सभी? मैं हूं सत्येंद्र सर। आज मैं आपको एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाऊंगा और कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है तो भाई यूज करना चाहिए। तो मैंने कहा जी जरा सा बच्चों तक ज़्यादा कंटेंट पहुंच जाए और मैं आज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का डाटा आपको देने वाला हूं। देखिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बात यहाँ पर चल रही थी आप सभी के साथ कि सर ये जो पाचन तंत्र होता है ये है क्या। तो मैंने कहा जी पाचन तंत्र जो है वह शरीर के अंदर जो है होने वाली एक प्रकार की जैविक क्रिया है। ध्यान से समझना और बताना कि आज की ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये हमारा एफर्ट अच्छा है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ सर पाचन तंत्र, और इस पाचन तंत्र को हमने कुछ इस तरह से परिभाषित किया कि सबसे पहले डाइजेशन, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य में परिवर्तित करना पाचन। और देखो, जटिल भोज्य था, एंजाइम थी, और छोटे छोटे भागों में बांट दिया, सरल भोज्य बन गया, पाचन की क्रिया दिख गई होगी। ठीक उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कितने भागों में बटा है सर? आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दो हिस्सों में, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दो पार्ट में बटते हैं, जहां पर पाचन की शुरुआत मुख गुहा से हो जाती है। और मुख गुहा, फिर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये पार्ट है आहार नाल के। और मेरे भाई ध्यान रखना है कि ये पार्ट आप सभी देखोगे पाचन ग्रंथियां, जिसमें लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। नाम आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? जठर ग्रंथियां हैं, यकृत हैं, और आंतरिक ग्रंथियां, कुछ इतनी तरह से ग्रंथियां हैं। आगे ध्यान दो, ये हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दे दिया है। जैसा मैं बनाता हूँ एग्जैक्ट वैसा है। वकल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक है, आप देख रहे होंगे जे आकार की संरचना का, ये कुछ ऐसा देख पा रहे होंगे। ऐसा कुछ अगर मैं इसे रंगीन कर दूं तो शायद ये और आपको प्यारा दिखने लगेगा। देख लीजिए। उसके बाद मेरे बच्चों आप देखोगे आपका ये पैनक्रियाज है, पत्ती नुमा संरचना देख लो। ये देख पा रहे हो पत्ती जैसी संरचना। इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दो, आपको ये पत्ती जैसी संरचना भी दिखने लगी होगी। अब ये पत्ती जैसी संरचना कौन है? पैनक्रियाज हो गई। आप देखोगे मेरे भाई तो आपको लीवर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, ये आपका लीवर है जो अंदर बाइल जूस का निर्माण किया हुआ है। कंसंट्रेट कर लो। ये देखिए, ये आपका लीवर बन गया सर, ध्यान दे, ये लीवर बन गया। अब लीवर के बाद मेरे भाई आप देखो कि लीवर जो है बाइल जूस को स्टोर करता है। यहाँ आपका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर हो गया। इस तरह से हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम वगैरह सारी चीज़ें। और यहाँ हमने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि सर ये मल है जो बना हुआ होगा। फिर देखो, पाचन तंत्र में मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। यह हमने एक दांत का स्ट्रक्चर लिया। बाहरी भाग को इनेमल कहा, ऐसा ही कुछ पढ़ाता हूँ। आंतरिक भाग को डेंटाइन हमने कह दिया था, पढ़ाया हूँ। दांतों का जो सबसे ज़्यादा भाग है वो डेंटाइन है, पढ़ा था आपने। और आपको कुछ मैंने ऐसा ही बताया होगा कि सर ये डेंटाइन पीले रंग का होता है और बाहरी वाला भाग आपका सफ़ेद रंग का है, ये ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। इनेमल के लिए फैक्ट है, सबसे कठोर भाग है। निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। पूरे जीवन काल में 52 दांत हैं, जिसमें अस्थाई दांत आप सभी देख पा रहे होंगे, और अस्थाई दांत। अस्थाई आपके 12 हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं। अस्थाई आपके 20 हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। अप एंड डाउन की बात हो रही है। फिर देखो, दांतों के गुण आपने पढ़ा, द्विबार दंती, गर्त दंती, विषम दंती, नुकीलापन। यानी 2 बार दांत निकल रहे हैं तो आपके द्विबार दंती, और अगर दांत लगातार मेरे बच्चे 2 बार आए तो द्विबार दंती। वहीं पर दांतों का जबड़ों में धंसा हुआ होना गर्तदंती कहलाया। लेकिन दांतों की गुण और आकार का अलग अलग होना विषम दंती। जब मानव दांत की बात करते हैं तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर आता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर पूरे जीवन काल में कितने दांत रहते हैं या कितने दांत आते हैं। एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, ये बात भी मुझे जरूर बताइएगा। क्लियर है? उसके बाद भाई इनकी संख्या 8 है, ये काटने का काम करते हैं। ये रत्नक हैं, इनकी संख्या 4 है, चीड़ फाड़ करते हैं। प्री मोलर हैं और 4 4 8 हैं, चबाना काम है। मोलर हैं बच्चों, संख्या 6 6 12 होती है, कार्य चबाना और मिलाना है। नोट लगाया कि सर थर्ड मोलर 18 वर्ष के बाद आता है। प्री मोलर जो होते हैं मेरे बच्चे, बच्चों में अभाव होता है, ऐसा हमने आप सभी को पढ़ाया होगा कि सर बच्चों में इनका क्या होगा,
अभाव होता है, मतलब बच्चों में नहीं पाए जाते। वहीं दंत सूत्र हमने जब निकाला तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अपने दांतों को तुम ऐसे बीचों बीच बांट लेना, आधा भाग इधर का आधा भाग इधर का, ठीक है। तो हमने रखा, देखो एक साइड में अगर आप देखो एक और दो, एक और एक दो, दो ही इंसीजर हैं, आई बना हुआ है। जहाँ कैनाइन है वहाँ सी बना हुआ है, जहाँ प्रीमोलर है वहाँ हमने पीएम लिख दिया है, जहाँ से मोलर शुरू हुए हैं वहाँ से हमने मोलर लिख दिया है। तो इस तरह से आप देखो 21 23 21 23 कुल 32 दांत हो गए बच्चे। फिर देखो जीभ की बात कर दिया, कुछ जीवों में दांतों की संख्या की चर्चा कर दिया है। यदि आप चाहते हो ऐसा ही कुछ रहे आगे आने वाली सभी वीडियोस, तो हम एक कंप्लीट सेशन आपको अलग अलग टॉपिक पर देने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप ज़रूर किए, सेशन अच्छा लगे तो। बच्चों ये दांतों की संख्या पढ़ लीजिएगा, आसान है। मांसपेशी अंग है, कंकाली मांसपेशी जीभ की कहते हैं, क्योंकि कंकाली मांसपेशी हमारे यहाँ किसे और कहते हैं आप बताइएगा। कंकाली मांसपेशियों की क्या विशेषता है ये हमें आपसे चाहिए आंसर। क्लियर है? आंसर करने वाले हो ना आप लोग कि सर कंकाली मांसपेशियों की क्या विशेषता है, ये बात भी मुझे आप जरूर बताइएगा। क्लियर? एक चीज। फिर देखो जीभ के ये पार्ट है, पीछे वाला भाग पश्च भाग कड़वा स्वाद देगा, पीछे से आगे पश्च अग्र बोलते खट्टा स्वाद देगा, सबसे आगे वाला मीठा देगा, आगे से पीछे नमकीन देगा। पैपिलाएं 4 प्रकार की होती हैं, फंजीफॉर्म, फिलफॉर्म, फॉलिएट एंड सरकम, ये बात हमने आपको बता दिया है। लार ग्रंथियां सब पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, क्या करेंगी सर, ये क्या कार्य है इनका? सर लार का सिक्रेशन करती है, मात्रा 1 से 1.5 लीटर देखने को मिलती है। लारीय संगठन में आ जाओ बच्चों, कौन कौन सी चीजें लार के अंदर देखी जाएंगी? पानी, म्यूकस, खनिज और लाइसोजाइम। कौन कौन से खनिज हैं याद रखे रहना, एग्जाम का महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कौन कौन से खनिज होंगे। सर एंजाइम के रूप में कौन सी हैं? सर सेलेवरी, एमाइलेज हैं और टाइलिन है। ये सर 2 महत्वपूर्ण एंजाइम है जो लारीय एंजाइम के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, करती क्या है सर? कार्बोज पाचन की शुरुआत। स्टार्च पर टाइलिन ने क्रिया करके इसे क्या बना दिया? माल्टोज बना दिया। तो कमेंट ये करना कि मुख गुहा में कितने प्रतिशत, क्या कहा, मुख गुहा में कितने प्रतिशत भोजन का पाचन होता है, ये बात आप मुझे जरूर बताइए। कम समय में रैपिड फायर 10 मिनट और 15 मिनट का ऐसा कुछ हम शो आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देगा। आने वाले एग्जाम में आप बहुत जल्दी लाभ कमा सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो सर ध्यान रखना है, सांप में जहर इसी ग्रंथि में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा लार का सिक्रेशन सब मैंडिबुलर करती है, याद रखना, ये सब फैक्ट हैं। फिर कहा सर देखिए, ग्रास नली में पाचन, लंबाई 25 सेंटीमीटर, पाचन होता नहीं है। क्रमानुकुंचन की क्रिया संपन्न नहीं बल्कि शुरू होती है यहीं से। अमाशय में पाचन किस तरह से होगा? लंबाई आप देखो 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, आकार जे आकार का पाचन होता है। प्रोटीन पाचन की शुरुआत होती है। प्रश्न तो ये बहुत अच्छा है, ये हमारे पाचन तंत्र में प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से। कितना देरी तक भोजन रुकता है सर? 3 से 4 घंटे। बोले कि सर भाग कितने? मैंने कहा जी 3। क्या? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। उसके बाद देखिए एंजाइम कौन सी है? पेप्सिन और रेनिन, ये सब जरूरी फैक्ट हैं। अमाशयी एंजाइम है ये। अमाशय की संरचना ग्रास नली थी, ये कार्डियक हिस्सा है जो दिल के पास था, ये फंडिक वाला एरिया है, और ये आपका ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे पाइलोरिक था, और यहाँ पाइलोरिक वॉल्व लगा हुआ है। सर इसके अंदर 2 कोशिकाएं हैं, 2 सेल हैं जिनका नाम है पैरिटल और पेप्टिक। पैरिटल में यल है, HCl निकाल रही थी। पेप्टिक मुख्य कोशिका थी जो मेरे बच्चे अक्रिय एंजाइम का सीक्रेशन कर रही थी, ऐसा कुछ। उसके बाद मेरे भाई देखेंगे अमाशय की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो जठर रस का सिक्रेशन करती है, और जठर रस में पानी मिलता है, HCl मिलता है, और अक्रिय एंजाइम। और अक्रिय एंजाइम है कौन से? पेप्सिनोजिन और पेप्सिन। क्लियर है? एक चीज। दूसरा क्या HCl के कार्य हैं बच्चों? सेशन और ये क्या आप ऐसा चाहेंगे? आप जितने लोग वॉच करिएगा सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्या मेरा ये प्रयास अच्छा है, और अगर अच्छा रहे तो मैं आगे चल करके यानी अगली वीडियो जो भी आएगी मैं ऐसे ही कुछ देने वाला हूँ और कंटेंट आपको दे दूंगा। वैसे मैं लिखता था तो बहुत मेहनत पड़ जाती थी, तो मैंने कहा नवीनता लाओ यार। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना पहला कार्य, भोजन को सड़ने से बचाना, अक्रिय एंजाइम को सक्रिय। देखो कैसे कर रहा अक्रिय एंजाइम को सक्रिय, केमिकल रिएक्शंस हैं ये। पेप्सिनोजेन अक्रिय थी, HCl ने क्रिया किया, सक्रिय बना दिया, प्रोटीन का पाचन किया। अब मुझे तुम कमेंट करके बताना कि अमाशय में पची हुई प्रोटीन क्या है,
क्या नाम है? पेप्टोन्स है, पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड्स है, क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। प्रोरेनिन अक्री थी, HCl थी, ये ध्यान रखना। दूध को केसिन प्रोटीन में केसिन का डाइजेशन करती थी तो दूध बन जाता था दही। इस तरह से मेरे बच्चों अमाशय में जो भोजन पचता है, ध्यान रखना है, अमाशय में अर्ध पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है, ये माइंड सेट कर लेना। और उसके बाद काइम के रूप में भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। देखो ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर बना दिया, पैनक्रियाज दिखा दिया, पित्ताशय दिखा दिया, लीवर दिखा दिया, इलियम जेजुनम वगैरह सब दिखा दिए, लेकिन फैक्ट दिया लंबाई 6 से 6.25 मीटर, व्यास 1 इंच का। देखो पाचन हाँ होता है, पूर्ण पाचन यहीं से होता है। पार्ट कितने हैं सर? 3 हिस्से हैं। बोले कौन? दीदी, जीजा और मैं। देखो डीजे आई, डीजे आई, अच्छा डीजे आई तो जीजा आई, और डीजे जाई तो जीजा जाई, ऐसे याद रखा। तो डी फॉर ड्यूडेनम ग्रहणी है, जेजुनम है, इलियम है। संबंधित अंग इससे लीवर हैं और पैनक्रियाज हैं। ग्रहणी में पाचन किस तरह से हो रहा है? अमाशय से आया हुआ भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है, जहां यकृत का पित्तरस और अग्नाशय का अग्नाशयी रस भोजन से मुलाकात करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, अध्ययन लीवर, जैसे हमने लीवर के बारे में बताया कि अध्ययन क्या होगा? हिपैटोलॉजी हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी आंतरिक अंग के रूप में है, जिसका वजन 1.5 से 2.0 किलोग्राम है। यकृत कोशिकाएं 2, एक हिपैटिक दूसरा क्यूफर। हिपैटिक सेल सर्वाधिक पुनः निर्माण की क्षमता रखती है, तो वहीं आप ध्यान रखना क्यूफर सेल भक्षणकारी कोशिका होती है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती है। मेरे प्यारे बच्चों लीवर के कार्य क्या हैं? शराब और नशीले पदार्थों का उपापचयन, मतलब खत्म करना, नष्ट करना, पचाना, डाइजेस्ट करना, यूरिया का निर्माण करना। यकृत में अमीनो एसिड के टूटने से यूरिया बनती है, यह ध्यान रखना। ग्लाइकोजन का संग्रहण करती है ये, साथ ही साथ वसा का संचय करती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। मुझे बताना कि लीवर में सबसे ज़्यादा, आपके लिए प्रश्न है कि सर लीवर में यानी यकृत में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन संचित होती है? ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट आपके लिए ये काम कर रहा हूँ कि आप कुछ सीख के जाओ। तो कौन सी है वो ये जरूर बताना, कौन सी विटामिन लीवर में सबसे ज्यादा संचित होती है, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, वसा में घुलनशील विटामिन ठीक है, और भक्षण करने की क्षमता का होना, पित्तरस का निर्माण करना। पित्तरस आप ध्यान रखें क्या करता है, पीले रंग का होता है, बिलिरुबिन देखने को मिलती है, मात्रा 600 से 700 ml होती है, पीएच 7.4 से 8.5 के बीच होता है। एंजाइम इनमें कुछ भी नहीं होती है, ध्यान रखना। लेकिन ये पित्तरस बच्चों देखो संगठन के रूप में अगर आप देखोगे तो ये पानी, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में आपने देखा था आपके यहाँ कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल थे? एक HDL था, एक LDL था और एक VLDL था, आपने पढ़ा था। कौन सा कोलेस्ट्रॉल फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है? आपके लिए प्रश्न है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है? आपके लिए प्रश्न है ये। पित्तवर्णक में बिलिरुबिन आप देखो पीले रंग की होती है, बिलिरुबिन हरे रंग की होती है, यहाँ पीला रख दिया, यहाँ हरा रख दिया। चीजें आ रही होंगी समझ में। पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट जो भोजन को तोड़ते हैं, मतलब सरल करते हैं, पायसीकरण करते हैं। क्योंकि वसा का कार्य क्या है, सॉरी पित्तरस का कार्य क्या था सर? पायसीकरण की क्रिया को करना, जटिल वसा को सरल वसा में तब्दील करने की प्रक्रिया ही तो पायसीकरण कहलाई, वही करती थी, ये ध्यान दे। उसके बाद सर देखो पैनक्रियाज, अग्नाशय, इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं देखी जाती थी। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ मिलती हैं? पैनक्रियाज में। लैंगरहैंस ने खोजा, आकार पत्ती जैसे था, यह मिश्रित ग्रंथि थी जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती थी। अंतःस्रावी भाग के द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और ये हार्मोन्स कौन से हैं? ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन अल्फा सेल से निकलता है, इंसुलिन बीटा सेल से, और वहीं सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से निकलता है। लेकिन वहीं बाह्यस्रावी भाग में यफ सेल थी, और ये यफ सेल मेरे बच्चों 3 एंजाइम का सिक्रेशन करती थी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। याद रखना, इसको हम लात कहते थे कि सर एक लात मार देंगे सारा खाना पच जाएगा। लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। आ जाओ भाई। उसके बाद देखो बच्चे, एक पत्ती जैसी संरचना बना दिया, तीनों कोशिकाओं को दिखा दिया, लात को परिभाषित कर दिया, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज।
अल्फा बीटा डेल्टा अंतःस्रावी भाग का निर्माण, एफ सिल बाह्यस्रावी भाग का निर्माण। मैंने साइड में लगा दिया, ऐसे ही कुछ पढ़ाता हूं एग्जैक्ट प्रैक्टिस। यहां देखिए पैनक्रियाटिक जूस के लिए फैक्ट, अग्नाशयी रस एफ सेल से निकलता है, याद रखना। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, माइंड सेट कर लो। पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं, दिमाग में रखो। अग्नाशयी रस 1 लीटर निकलता है, ये याद रखना, फैक्ट है। कार्य देखो, पायसीकृत वसा से लाइपेज क्रिया करके ग्लिसरॉल और वसी अम्ल बनाता है। कार्बोज से माइलेज क्रिया करके माल्टोज का रूपांतरण करती है। वहीं पर प्रोटीन से ट्रिप्सिन क्रिया करके अमीनो एसिड बना देती है, ये ध्यान रखना। इस तरह से ये पच तो जाएंगे, लेकिन अभी माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना है। उसके लिए देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हमारे आंतों में ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं, जो जिन्हें हम लोग लिवर कुंकी गुहिका कहते हैं, उनसे निकलता है आंतरीय रस, जिसमें एंजाइम मिलते हैं माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, याद रखना। और ये ध्यान रखना कार्य क्या करती हैं कि माल्टोज एक शर्करा थी, माल्टेज एक एंजाइम था, जिसने या माल्टोज को एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लूकोज में बदल दिया। वहीं पर सुक्रोज एक शर्करा थी जो गन्ना या गुड़ में पाई जाती थी, एंजाइम ने क्रिया किया, सुक्रेज बना दिया, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज। वहीं लैक्टोज एक कार्बोज था, एंजाइम के रूप में लैक्टेज ने काम किया, इसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल दिया, जो दुग्ध शर्करा के रूप में जानी जाती है। इस तरह से फिर ये सभी ग्लूकोज के जो अणु होंगे ये किससे मिल जाएंगे? सर ये सभी ग्लूकोज के अणु मिल जाते हैं किससे? रक्त से मिल जाते हैं। देखो किससे मिलेंगे? सर ये रक्त से मिल गए। अब जब ये रक्त से मिल गए होंगे तो कोशिकाओं के पास पहुंच गए होंगे, और ये जब कोशिकाओं के पास बच्चों पहुंचते हैं तो याद ये रखना है तुम्हें कि सर कोशिकाओं के पास पहुंच करके ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए, कि हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कितना स्तर होता है ग्लूकोज का, ये बात जरूर आप बताइएगा। और कैसी लग रही है हमारी ये विधि? अगर तुम्हें अट्रैक्टिव लग रही होगी तो एक बार यस आ जाओ एग्जाम दर्शन में, पढ़ो रोज, और अच्छा पढ़ना है और अंदर तक जाना है और डेप्थ लेनी है। एग्जाम युग 24 आप सभी के साथ है, आइए वहाँ, हम लोग वहाँ पढ़ते हैं एप्लीकेशन के अंदर इन सारी चीज़ों को जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पाचन के बाद भोजन क्रमशः जेजुनम इलियम में प्रवेश करता है और भोजन का जो अवशोषण होता है वहीं पर, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम कर लेती है और बाद में भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब बड़ी आंत में पाचन अब पढ़ेंगे हम लोग। सर बड़ी आंत में पाचन पढ़ा दो यार। देखो लंबाई कितना है? 1 से 1.5, व्यास कितना है? 3 इंच है। डाइजेशन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। होता क्या है सर? जल का अवशोषण। कार्य क्या है? मल का निर्माण कौन करता है? सीकम करता है। मल का संचय कौन करता है? मलाशय करता है। जल का अवशोषण कौन करता है? सबसे ज्यादा कोलन करता है। देखो कितने 2 मिनट में हो गए यार, और सोचो 20 मिनट के अंदर तुम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए। 5 दिन लगता है हमको पढ़ाने में डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ करके बताता हूँ। ये देखिए आपके पास एक डायग्राम बना दिया, हालांकि डायग्राम की डायरेक्शन गलत है थोड़ा सा, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। ये आप उसको इसमें थोड़ा सा बनवाने में गलती हो गई, हमने नोटिस नहीं किया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी बड़ी आंत में पार्ट आप देखो, सीकम है, कोलन है,